एक बार फिर से आप सभी का मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हैं जिसमें संघात्मक शासन व्यवस्था है, हम ऑलरेडी 2 पाठ पढ़ चुके हैं। आज हमारा तीसरा पाठ है। तो अगर कोई भी लड़का का अगर पहला या दूसरा पाठ छूट चुका है तो हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं। आपके संघात्मक शासन व्यवस्था में कहते हैं भारत की क्या है, भारत की संघीय शासन व्यवस्था का बदलता स्वरूप क्या है, भारत की संघीय शासन व्यवस्था का बदलता स्वरूप मतलब क्या कि संघात्मक शासन कहने से ही क्या है कि देश में संघात्मक शासन लागू नहीं हो जाता है जब तक उसे क्या है व्यवहारिक रूप से क्या है, व्यवहारिक रूप से उसे लागू ना किया जाए तब तक कोई भी देश क्या है संघात्मक रूप से वो क्या है सक्षम नहीं होता है। तो भारत के संदर्भ में वही बताया गया कि भारत में कैसे संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है लागू हो पाया है, उसके बारे में ही आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले कहता है, पहले समझेंगे पहले इस चीज़ को कि सिर्फ संघात्मक बात कह के संघात्मक शासन लगेगा तो ऐसा नहीं कि संघात्मक शासन कहने से आपके देश में क्या है संघात्मक शासन व्यवस्था लग जाएगा। उसके लिए क्या कुछ काम करना पड़ता है। तो हम पहले ही जान चुके हैं कि हमारी स्वतंत्रता से पूर्व क्या है, स्वतंत्रता से पूर्व भी हम लोग ने एक बात कहा था, क्या कहा था कि 1920 में क्या था राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया था, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की बात कही थी। तो अब कहता है कि स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में कितने राज्यों की संख्या थी। तो देखिएगा कहता है देशी राज्यों की संख्या कितनी थी तो 565 थी। क्या थी तो 565 थी। एक जगह इसमें कहीं होगा 565 लिखा हुआ भी, हाँ देखिए कितना है, कहता है देशी राज्यों का एकीकरण, कहता है आज़ादी प्राप्ति के पूर्व देशी राज्यों की संख्या कितनी थी 565 थी। सोचिए कि 565 हमारे यहाँ देश था, इन सभी को एक सूत्र में बांध पाना। अभी क्या 29 राज्य है, उस समय सोचिए कि 565 क्या थे राज्य थे, उनको एक साथ लाने की क्रिया कितनी मुश्किल भरी रही होगी। लेकिन कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व क्या है कि पहले ही भारत क्या कहता है कि हम संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाएंगे। तो हुआ क्या कि आज़ादी से पूर्व ही कौन है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारत में अनेक राजवारों को क्या है मिलाने की प्रक्रिया क्या होने लगी थी, शुरू होने लगी थी। तो कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व अनेक राज्यों का एकीकरण क्या है सरदार पटेल के द्वारा भारत संघ में शामिल होना शुरू हो गया था। मतलब क्या है कि वो लोग क्या हो रहे थे कि भारत के संघ में वो क्या हो गए शामिल हो गए, स्वच्छता से क्या हो गए थे शामिल हो गए थे। क्यों, भारत को एक संघ के रूप में उनको क्या बना था कि भारत का एकीकरण का कैसे रूप दिया जाएगा। कहता है भारतीय संघ में शामिल राज्यों क्या है, जो भारत के संघ में जो शामिल हुए थे राज्यों को उनको क्या है 4 वर्ग में बांटा गया था। क्या वर्ग में 4 वर्ग में बांटा गया था, 4 श्रेणी में अ ब स एवं द क्या है स एवं द, अ ब स एवं द के रूप में बांटा गया था। कहता है अ श्रेणी मतलब अ क्या थे जो प्रमुख रहे थे, अ श्रेणी के राज्य राज्यपाल के अधीन थे। क्या थे राज्यपाल क्या होते हैं, उस समय पोस्ट था तो राज्यपाल के क्या थे जो अ श्रेणी के राज्य थे वो राज्यपाल के अधीन थे। तो वहीं ब श्रेणी के क्या है, तो वहीं ब श्रेणी के जो प्रधान क्या है प्रधान होते थे, क्या प्रधान राज्य प्रमुख होते थे, उनके अंतर्गत ये से क्या होते थे राज्य आते थे। तो वही स एवं द क्या है, वही स एवं द राष्ट्रपति को सौंपा गया था। जहाँ पर अभी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हम लोग जानते हैं कि क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश के ऊपर किनका शासन चलता है तो केंद्र सरकार का चलता है। कहता है जो लेफ्टिनेंट या चीफ कमिश्नर द्वारा क्या होते थे संचालित होते थे। मतलब क्या है कि आज़ादी के बाद क्या था, आज़ादी के बाद मात्र कितना था तो 4 ही था और वो क्या होते थे उनमें द्वारा संचालित होते थे। अब देखिए चंदन नगर है, यानम है, पांडिचेरी है, गोवा है, दमन एवं दीप है। अब बहुत कुछ ऐसे भी राज्य थे जो क्या था कि मतलब आज़ादी तक क्या आज़ादी के बाद तक भी क्या था कि वो भारत में शामिल नहीं हुए थे। उन पे क्या था कि दूसरे राज्यों का क्या था, दूसरे मतलब फ्रांस का मतलब कुछ जगह पे क्या था कि उन लोग का आधिपत्य था, वो क्या था उनके अधीन थे। तो इन सभी स्थानों पे भी उनको क्या था भारत में उनको मिलाया गया था। लेकिन याद रहे कि कुछ ऐसे भी स्थान थे जो क्या कि आज़ादी से क्या है आज़ादी से पहले वो क्या हुए थे कि भारत संघ में शामिल
हो नहीं पाए थे। इसी के जब भारत जब आज़ाद हुआ था, क्या जब भारत आज़ाद हुआ तो अमेरिका, जो भले अमेरिका वाले कर, जो इंग्लैंड वाले थे, उन्होंने क्या कह दिया था, राजबारों से कह दिया था, जो राजा थे उनको कह दिया था कि अगर आप भारत में शामिल होना चाहते हैं तो आप शामिल होने के लिए क्या है, आप शामिल होने के लिए क्या है, स्वतंत्र। अगर नहीं होना चाहते हैं तो भी आप इसके लिए क्या है, स्वतंत्र। मतलब क्या था कि उनको यह दे दिया गया था कि आपको अगर भारत में मिलने का है तो आप मिलिए, नहीं मिलना है तो आपको नहीं मिलिए। अब देखिए हुआ क्या कि राज्यों का पुनर्गठन, क्या है, राज्यों का पुनर्गठन। मतलब पहले ही बताया कि भाषा के आधार पे तो किया गया, मतलब पहले ही हम लोग बात कर चुके थे कि भाषा के आधार पे क्या है कि भारत में क्या है कि राज्यों का पुनर्गठन की मांग पहले से ही उठ रही थी। क्या हो रही थी, पहले से उठ रही थी। और कांग्रेस ने क्या किया था कि आज़ादी से पहले क्या किया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग को क्या किया था, स्वीकार कर लिया था। तो कहता है 1920 का था, 1920 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन के सिद्धांत को क्या किया था, स्वीकार कर लिया था। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ, क्या है, जब आज़ाद हुआ, क्या हुआ, जब वो बना, कहता है पर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का कार्य एक नए प्रयास के साथ क्या किया गया, आरंभ किया गया। क्योंकि अब भाषा के आधार पर क्या है कि बार बार यह किया जा रहा था। अंततः कहता है अंततः फजल अली, कहता है अंततः फजल अली थे कि अध्यक्षता में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, आयोग का गठन किया गया। फजल अली की अध्यक्षता में क्या है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता किया गया। यह ऑब्जेक्टिव के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, यह पॉइंट देख लीजिएगा। पूछेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, किनकी अध्यक्षता में किया गया था, तो फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। चाहे पूछ सकता है आपसे कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, तो 1953 में बना है। कहता है इस आयोग का, अब इस आयोग का क्या मतलब, इस आयोग का क्या खासियत है, इस आयोग ने क्या बातें कही। तो सबसे पहले कहता है इस आयोग ने 4 श्रेणी वाले राज्य व्यवस्था क्या कर दी, समाप्त कर दी। क्या की थी कि जो फजल अली की जो अध्यक्षता वाली जो संगठन था, उसने क्या किया कि जो पहले जो 4 भाग में कौन कौन, अ ब श एवं द वाला, क्या है, अ ब श एवं द वाला जो व्यवस्था था, उसने क्या किया था, एकदम से समाप्त कर दिया। और उन्होंने क्या किया कि मात्र क्या है, मात्र 2 राज्यों का गठन किया। एक को कहा आपको राज्य और दूसरे को क्या कहा था, संघीय क्षेत्र। संघीय क्षेत्र मतलब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। तो वही कहता है कि इस आयोग ने 4 श्रेणी की राज्यों वाली व्यवस्था समाप्त कर दी और 2 श्रेणी की राज्य, कहता 2 श्रेणी राज्य का गठन किया। राज्य एवं केंद्रीय शासित प्रदेश, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में इन्होंने क्या किया था, गठन किया था। तो वही कहता अंततः 1956 में क्या है, अंततः 1956 में भारत में 14 राज्य कितने थे, शुरुआत में कितना था, 14 राज्य थे और 6 संघीय क्षेत्र मतलब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश का क्या किया गया था, गठन किया गया था। क्या किया गया आपका, अंततः 1956 में भारत में क्या है, 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट टाइप का है कि पूछ देगा आपसे कि 1956 में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे या कितने राज्य थे, तो कितने राज्य थे, 14 राज्य थे। ध्यान से इसको भी नोट कर लेंगे। अब देखिए कहता है अब देखिए हम जैसे राज्य पुनर्गठन आयोग तो बना ही, उन्होंने क्या किया, 14 राज्य का निर्माण भी कर दिया और 6 केंद्र शासित प्रदेश का भी निर्माण कर दिया। लेकिन उसके बाद भी क्या था कि उसके बाद भी हमारे देश में क्या है, भाषा के आधार पर क्या है, भाषा के आधार पर क्या है, राज्यों के पुनर्गठन मतलब क्या, राज्य अपने आप को अलग करना चाह रहे थे। और उन्हीं के बारे में कहता क्या है, उनके बारे में मुख्य बात क्या है कि उनके बारे में कि 1956 के बाद क्या हुआ कि कुछ राज्य क्या भाषा के आधार पे अलग हुए थे, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो कहता है 1960 में क्या है, 1960 में बम्बई क्या था, बम्बई एक स्थान था, उसने क्या किया, उनको 2 भागों में बांटा गया। तो पहला क्या बने, गुजरात और दूसरा क्या बन गए, महाराष्ट्र बन गए। तो पूछ सकता है कि महाराष्ट्र से गुजरात कब अलग हुआ था, तो 1960 में क्या है कि यह दोनों राज्य क्या हुए थे, बम्बई से अलग होकर बने थे। अब ये नोट वाली बात है, क्या ये नोट इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट है। देखिए हम एक जगह लिखाए थे कि भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय कुछ ऐसे भी स्थान थे जिसपे क्या था कि विदेशी लोग उन पे क्या करते थे, शासन करते, जिसमें था गोवा था, दमन दीव था, पांडिचेरी था, दादरा नगर हवेली था। इन सभी पे क्या था, इन सभी आज़ादी के बाद क्या हुआ, ये जब भारतीय मिले तो इनको क्या बनाया गया,
केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, कि जो कि आज़ादी के समय क्या थे, विदेशी के अधीन थे। ये बात हम लिखवा दिए हैं कि जो था आज़ादी समय क्या थे, विदेशी के अधीन थे। वो समय क्या था कि जब आयोग का गठन किया गया 1956 में, तो यह सभी राज्य क्या थे कि भारत के अंतर्गत नहीं थे। लेकिन जब आज़ाद होके आए तब ये क्या हो कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत इनको रखा गया। 1953 में क्या है, 1953 में नागालैंड क्या है, नागालैंड का निर्माण किया गया। 1966 में क्या है, 1966 में पंजाब एवं हरियाणा क्या है, पंजाब एवं हरियाणा का ये भाषा के आधार पर क्या था, इनका बंटवारा था। दोनों राज्य की राजधानी एक ही कौन है, चंडीगढ़ है। क्या है, दोनों पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ क्या है, केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। 1970 में क्या है, 1970 में असम से मेघालय क्या है, असम से मेघालय का निर्माण किया गया। मेघालय को भी क्या है, स्वतः सत्ता का मतलब अधिकार प्राप्त है। क्या है, अब देखिए कुछ ऐसे भी राज्य थे, क्या थे, कुछ ऐसे भी राज्य थे जो भाषा के आधार पर नहीं बल्कि क्या है, क्षेत्र के आधार पर जिनका बंटवारा हुआ था। मतलब क्या, क्षेत्र के आधार मतलब उनकी भौगोलिक स्थिति नहीं, क्षेत्र के आधार पे भी बंटवारा। कोई जैसे कोई राज्य बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उनको भी क्या किया था, अलग 2 राज्य के रूप में उनको बांटा गया था। जिसमें देखिएगा जैसे मणिपुर है, त्रिपुरा है, आपको अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, इनको क्या किया था, बांटा गया था। कुछ ऐसे भी स्थान है जिनका नाम क्या था, नाम में भी परिवर्तन आए। जैसे मद्रास क्या है, मद्रास अभी जिसको नाम हम लोग क्या जानते हैं, कहता है मद्रास राज्य का नाम अब क्या हो गया, तमिलनाडु हो गया। मतलब क्या था कि इसके आधार पर भी बांटा गया है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, मुख्य रूप से कुछ राज्यों का जो डेट है, इसे आपको झारखंड का पूछता है, इन सभी को याद रखना चाहिए। जैसे झारखंड का कब निर्माण किया गया है, छत्तीसगढ़ का कब निर्माण किया गया है। तो झारखंड का निर्माण कब था, तो 15 नवंबर क्या है, 15 नवंबर 2000 को क्या है, झारखंड का निर्माण किया गया। ये सब ऑब्जेक्टिव का रूप में है। जब चैप्टर खत्म होगा तो इसका कुछ जो ऑब्जेक्टिव पर्पस का उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप एक बार जरूर ये मेरे लिए कर दें। कि हम देख पा रहे हैं, कह रहा है कि संघीय शासन व्यवस्था एवं भारत की भाषा नीति क्या है, संघीय शासन व्यवस्था एवं भारत की भाषा नीति। देखिए भारत की भाषा नीति क्या है, भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था में ये क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। क्या किया है, बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। अब कैसे निभाया है देखेंगे। देखिए कि भारत में क्या है, भारत में किसी भी भाषा को क्या है, भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा क्या, भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा की क्या है, राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता नहीं दिया। मतलब अगर कोई आपको बोलते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन है, अगर आप हिंदी कहते हैं तो वो आपको गलत है। क्या है, गलत है कि भारत सरकार ने किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा नहीं दिया। कहता है हिंदी को राज्य भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। मतलब कि जो राज्य क्या है, कोई भी राज्य अगर हिंदी बोलता है, क्या है, जो राज्य अगर हिंदी बोलता है तो वह राज्य उसकी क्या हो सकती है, राज्य भाषा हो सकती है। क्या है, वह राज्य अपने राज्य की राजभाषा क्या घोषित कर सकता है, हिंदी को अपनी राज्य भाषा घोषित कर सकता है। कितना लगता है हिंद देश है, नहीं, क्या हम हिंदुस्तान, हमारा हिंदी बोलना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। कहता है भारतीय संविधान ने क्या है, भारतीय संविधान ने हिंदी के साथ 21 अन्य भाषाओं को मान्यता दी है। आप जब जाते होंगे किसी भी, अगर इसमें से बहुत से लड़का ऐसे होंगे जो कभी वेस्ट बंगाल गए होंगे, हैदराबाद कोई गए होंगे, कोई महाराष्ट्र गए होंगे, कोई गुजरात गए होंगे, जहाँ कहीं भी गए होंगे तो आपको वहाँ पर 2 भाषा या 3, मतलब अगर बंगाल जाएगा तो वहाँ पे आपको 3 भाषा देखने को मिलेगा। हिंदी तो ज़रूर रहेगा, साथ ही साथ क्या रहेगा कि वहाँ की जो राज्य भाषा होगी, जैसे आप जब तमिलनाडु गए तो वहाँ का तमिल है, चाहे आप गुजरात गए तो वहाँ का गुजराती होगा, आप बंगाल गए तो वहाँ का बंगाली होगा, ठीक है। बांग्ला जो बोलते हैं, क्या है, बंगाली तो नहीं, बांग्ला बोलते हैं, उनकी भाषा क्या है, बांग्ला है, तो बांग्ला रहेगा और आपका इंग्लिश रहेगा और हिंदी रहेगा। 3 मतलब कहीं भी आप जाएगा तो आपको 3 भाषा देखने को मिलेगा। जैसे आप पटना में आते हैं तो नहीं कहता यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मे हैव यू अटेंशन प्लीज, तो हमारे यहाँ क्या है 2 भाषा है, तो वह 2 भाषा बोलते हैं। तो वही कहता है राष्ट्रीय, कहता है कि अगर पूछा जाए कि पूरी कितनी भाषा, भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है, तो कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है, 22 को
मिली है। मतलब इसमें क्या है, हिंदी के साथ साथ मिली है, हिंदी के साथ साथ 21 अन्य भाषा, 21 मतलब हिंदी मिला कितना हो गया, 22 हो गया। कहता है राष्ट्रीय, कहता है राष्ट्रीय स्तरीय, कहता है राष्ट्र स्तरीय परीक्षा में, कहता है राष्ट्र स्तरीय परीक्षा में हम 22 भाषाओं में से, कहता है में से कोई भी भाषा में परीक्षा हम क्या है दे सकते। इसे संघ लोक सेवा आयोग, इसे यूपीएससी का कोई तैयारी करते हैं तो वो 22 भाषाओं में से कोई भी भाषा में क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। चाहे आप एलडीसी का, कभी अभी तो 10th में है, जब एलडीसी का फॉर्म डालिएगा, नहीं सीजीएल का, एमटीएस का, बहुत, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें बहुत से जो भाषा आप चूज करेंगे उस भाषा में आपका एग्ज़ाम रहेगा। कहता है भारत ने, कहता है भारत ने सभी भाषाओं को मान्यता देकर भाषा के आधार पर होने वाले खतरा, कहता है भाषा के आधार पर होने वाले खतरा को क्या किया है, भाषा के होने वाले खतरे को कम किया है। भाषा नीति अपनाकर क्या किया है, खत्म कर दिया। मतलब भाषा नीति मतलब क्या है कि किसी एक कोई खास भाषा को एकदम बहुत ज़्यादा प्राथमिकता न देकर उन्होंने क्या किया है कि भाषा के आधार पर होने वाले टकराव को उन्होंने क्या किया, खत्म कर दिया। इसका उदाहरण समझिएगा, याद होगा श्रीलंका, आपको याद होगा, क्या होगा, श्रीलंका का याद होगा आपको। श्रीलंका ने क्या किया था कि अपने देश में सिहली, क्या है, सिहली भाषा को पूर्ण रूप से मान्यता मतलब दे दी थी, क्या की थी, दे दी थी। भारत भी एक समय क्या हुआ था कि भारत भी एक समय हिंदी को क्या किया था, प्राथमिकता देना शुरू किया था। उन्होंने, हमारे संविधान में ऐसा कहा गया था कि है कि मतलब जब आज़ाद होगा भारत तो यहाँ पर क्या हुआ कि हिंदी भाषा अपनाई जाएगी, और सरकार भी इस पर क्या हुई थी कि हिंदी को ही मान्यता प्रमुख रूप से दे रही थी। लेकिन जो भारत के जो दक्षिण के क्या है, जो दक्षिण के जो राज्य थे, जैसे तमिलनाडु हो गए, नहीं कर्नाटका हो गए, तो इन सभी जगहों पे क्या हो गया था कि इन सभी जगहों पे गुस्सा हो गया कि वो किस में काम चाहते थे, इंग्लिश में काम चाहते थे। उनको अपनी भाषा और इंग्लिश की अच्छी समझ थी, इसी के लिए उन्होंने क्या किया, इसका विरोध करना शुरू कर दिया। यह इतना ज़्यादा उग्र होना शुरू हो गया कि यह मतलब हिंसात्मक रूप लेना शुरू हो गया। तो भारत सरकार ने इनके बीच के मध्यस्थ का रास्ता अपनाए। क्या है कि इसने लचीलापन अपनाया। संघात्मक शासन की विशेषता की यही विशेषता होती है कि हर प्रांत की बातों को क्या होते हैं, अच्छे तरह से समझते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं। और उन्होंने क्या कहा कि नहीं, हम भारत मतलब हिंदी को हम क्या करेंगे, हम प्राथमिकता नहीं देंगे, बल्कि क्या करेंगे, आपकी जो भाषा, आपकी पसंद की जो भाषा होगी वही आप बोलेंगे। इस तरह भारत ने क्या है, इस तरह भारत ने भाषा नीति अपनाकर क्या किया, जो टकराव उत्पन्न हो रहा था उनको क्या किया, एकदम से खत्म कर दिया। आज हम कहीं जाते हैं तो हिंदी और अंग्रेजी क्या है, समान रूप से इस्तेमाल करते। सोचिए कि आज हमारे देश में अंग्रेजी नहीं होता तो हम लोग का कितना ज़्यादा परेशानी होता। अब है संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र एवं राज्य, क्या है, अब है संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र एवं राज्य संबंध, क्या है, केंद्र एवं राज्य संबंध। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि शक्तियों का बंटवारा क्या किया गया है, जैसे आप सुने होंगे, नहीं, विधायिका, प्रशासनिक एवं वित्तीय है। मतलब क्या है कि केंद्र और राज्य को क्या है, अपना अपना अधिकार दिया गया है, और इन अधिकारों के माध्यम से उन दोनों के बीच क्या होता है, संबंध होता है। कहता है संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र एवं राज्यों के बीच क्या होता है, संबंध होता है। क्या होता है, बिना संबंध का कोई भी काम नहीं हो पाया। कहता है इस संबंध को केंद्र एवं राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। क्या है कि जो संबंध है उनको क्या है, 3 श्रेणी में बांटा गया है, विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय। विधायी का मतलब हम बताए हैं कानून बनाने का, क्या है, कानून बनाने के सेंस से। तो हम बताए थे कि राष्ट्रीय, पहला क्या है, केंद्र के पास क्या अधिकार है, केंद्र के पास आपका क्या अधिकार है और केंद्र के पास क्या अधिकार है। तो हम बताते थे कि राष्ट्र, कहता है राष्ट्रीय स्तर पर क्या है कि राष्ट्रव्यापी जो अधिकार होंगे, जो कानून होंगे, वो क्या बनाते हैं, केंद्र सरकार बनाती है। जैसे हम लोग पढ़ चुके थे, बैंकिंग था, रेलवे था, डाक था, नहीं रक्षा था, इन सभी विषय पर क्या कहते हैं, केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो वही कहता है, आगे हम पढ़ते हैं कि इसमें कैसे संबंध होता है। केंद्र एवं राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून में विरोध होता है। क्या है कि जब केंद्र सरकार और के राज्य सरकार के जब कानून कोई मिलकर बनाए और उन दोनों में विवाद होता है तो किसको कानून की मान्यता मिलती है, तो केंद्र सरकार को मिलती है। कि मतलब भाई अब दोनों भाई में टकराव होगा तब किसका बात मानेंगे, बड़ा वाला भाई का बात हम मानेंगे। दूसरा कहता है संघीय क्षेत्र में जहाँ विधानसभा नहीं, मतलब भारत के ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर क्या है, विधानसभा का सीट ही नहीं है। क्या है, विधानसभा का सीटें नहीं, वहाँ पर है ही नहीं। तो उनके लिए कहता उन विषयों पर कौन कानून बनाते हैं, तो सांसद क्या है,
कानून बनाते हैं। अब विधानसभा कहाँ होता है? राज्य में ही होता है। जिस राज्य में क्या है, विधानसभा नहीं है, विधानसभा का सीट नहीं है, तो वहाँ पर उन विषय पे कानून कौन बनाएंगे? तो वहाँ पर संसद ही कानून बनाते हैं। कहता है राज्यों में, कहता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अगर राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू होने पर सांसद कौन होते हैं? जो यहाँ से चुने जाते हैं, ठीक है। उस राज्य के लिए राज्य सूची के विषय पर क्या है, उसमें राज्य सूची पर, मतलब मान के चलिए कि हमारे यहाँ के मतलब आपके हाजीपुर के हैं नित्यानंद राय के हैं, यहाँ के सांसद हैं आपके, तो अगर हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर क्या होता है कि यहाँ की सारा कार्य व्यवस्था क्या होता है, एकदम से खत्म हो जाता है। लेकिन जो यहाँ के सांसद वो क्या कहते हैं, राज्य सूची, मतलब राज्य सूची के अंतर का आयकर आता है, आपका शांति व्यवस्था है, कृषि का है, इन सभी विषय पे कानून कौन बना सकते हैं? तो सांसद बना सकता है। इसमें और भी पॉइंट है जो बुक में है, लेकिन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा टॉपिक आपका, तो उनको भी कुछ कुछ देख लीजिएगा आप सभी। अब देखते हैं केंद्र संबंध, केंद्र और राज्य के संबंध में प्रशासनिक संबंध क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? प्रशासनिक संबंध क्या होता है? प्रशासन मतलब क्या होता है कि जब कानून कहीं लागू कराया जाता है, क्या है, लागू कराया जाता है, उसके संदर्भ में केंद्र और राज्य की क्या भूमिका है? तो कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति, क्या है, राज्य की पालिका शक्ति का उपयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए कानून क्या कहा, अनुपालन सुनिश्चित रूप से हो सके। मतलब क्या है कि कहने का मतलब है कि जो राज्य सरकार की जो शक्तियां वो इस तरह से काम करती है कि क्या हो कि जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून है उसको क्या करे, अनुपालन करने में क्या हो, आसानी हो या सहूलियत हो। इसको एक तरह से यह भी कह सकते हैं कि संघ सरकार क्या है, संघ सरकार क्या कहते हैं, राज्य सरकार को क्या कहते हैं, संघ सरकार राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश भी देते रहते कि इस तरह से आप काम करें। तो वह दूसरा कहता है केंद्र सरकार किसी भी राज्य को, कहता है केंद्र सरकार किसी भी राज्य सरकार को रेलवे, कहता है रेलवे की रक्षा के लिए, क्या है, रेलवे की रक्षा के लिए किए जाने वाले उपाय के बारे में क्या कर सकती है, सुझाव दे सकती है या आदेश दे सकती है कि इस तरह से आप काम करें तो आपको क्या होगा कि आपको काम करना पड़ेगा। जैसे अभी मान के चलिए जैसे लॉकडाउन का स्थिति हुआ था हमारे देश में, क्या था, लॉकडाउन का स्थिति था, तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को बोला क्या कि आप क्या करें कि आप मेडिकल में क्या है सुविधा उपलब्ध करें। चाहे केंद्र सरकार ने भी, राज्य सरकार ने भी केंद्र सरकार से बहुत सी मदद मांगी है, और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी कि कैसे आप लॉकडाउन का पालन करेंगे, किस तरह से लोगों को नियंत्रित करेंगे, इन सभी क्या है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को क्या किया था इसके बारे में बतलाया है। कहता है संकट काल की स्थिति में, तीसरा है, तीन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। कहता है संकट काल की स्थिति में राष्ट्रपति राज्य के किसी भी कार्यकारिणी, क्या है, कार्यकारी शक्ति को अपने हाथ में ले सकता है। मतलब संकट काल मतलब युद्ध के अवस्था में राष्ट्रपति क्या कहते हैं, किसी भी राज्य की शक्ति को अपने हाथ में वो ले सकते हैं। एक और चीज है कि केंद्र सरकार क्या कर सकते हैं, कुछ अपनी योजनाएं, क्या है, कुछ अपनी योजनाएं को क्या कर सकते हैं, राज्य सरकार के लिए क्या है, राज्य सरकार को हस्तांतरित कर सकती है कि मतलब हमारी कुछ योजनाएं हैं जो आप क्या करें, राज्य सरकार अपने स्तर से वो कर सकती है। एक लास्ट पॉइंट है आपका वित्तीय, क्या है, वित्तीय संबंध। देखिए ये लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का। तो देखिए वित्तीय संबंध का क्या है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अलग अलग वित्तीय संबंध भी स्थापित है कि केंद्र क्या करती है, केंद्र के पास क्या अधिकार है पैसा लेने का, राज्य सरकार के पास क्या है पैसा लेने का। इसके बारे में भी क्या है कि दोनों के वसूली एवं खर्च का माध्यम क्या है, अलग अलग दिया गया है। मतलब कि केंद्र सरकार क्या है, टैक्स लेती है, आयकर से लेती है, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उससे क्या लेती है, उससे टैक्स लेती है। तो राज्य सरकार भी क्या है, यातायात है, आपका यातायात परिवहन है, राज्य सरकार का है, या वसूली है, नहीं, इन सभी के माध्यम से दोनों का क्या है, आय के बारे में बतलाया गया हुआ है। एक और चीज है वित्त के संबंध में कि क्या है, राज्य सरकार क्या है, जो राज्य सरकार क्या है, जो राज्य सरकार है, अगर इनके यहाँ आपदा आती है, क्या आती है, आपदा आती है, मतलब क्या है, प्राकृतिक कुछ घटना होता है, भूकंप आता है या कुछ ऐसा भीषण चीज होता है, तो ऐसी स्थिति में जो राज्य सरकार वो केंद्र सरकार से क्या कर सकती है, मदद मांग सकती है। मतलब मदद मांगती है क्या चीज रूप से,
आर्थिक रूप से, मतलब आप सुने होंगे कि अभी जैसे जस्ट अभी पश्चिम बंगाल में क्या आया था, मतलब तूफान आया है, तो क्या है कि वहाँ की जो सरकार है वो केंद्र सरकार से क्या है वित्तीय मदद मांग सकती है, पैसे की मदद मांग सकती है अपने राज्य में क्या है काम करने के लिए। एक और थोड़ा सा चीज़ है, कहता कुछ ऐसे भी चीज़ों जो क्या होती है संघ सरकार लागू करती है किंतु धनराशि क्या करती है, मतलब कुछ ऐसा भी कुछ कानून है, कुछ ऐसा भी नियम है कि वो तो केंद्र सरकार लागू तो करती है, क्या है कि मतलब पैसा लागू करती है, लेकिन उन पैसों क्या कहते हैं राज्य सरकार ही उनसे लेती है। तो आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं, इसमें कुछ अगर चीज़ समझ में नहीं आए तो हम बात कर लेंगे। एक अगला जो होगा वो अगला जो वीडियो होगा वो आपका लास्ट वीडियो होगा जो आपको बहुत जल्द आपको मिल जाएगा।